पिछली बार मैंने आपको जो एक क्वेश्चन कराया था वो पावर 6 वाला। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं ना। हाँ भाई, लिखिएगा sum of infinite GP is 15. Sum of infinite GP is 15. And sum of series obtained and sum of series obtained by squaring every term is 45. ठीक है भाई, is 45. Find common ratio. ठीक है, हाँ भाई, फाइंड कॉमन रेशियो। सबसे पहली चीज जो सबसे पहले नजर में आ गई वो है इसका मतलब a अपॉन इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। एक बात यहां खत्म हो गई, हर टर्म का स्क्वायर करो। पहला नंबर पे, अगले नंबर पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, अगले नंबर पे ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर आर की पावर 4, अगला ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 एंड सो ऑन, है ना भाई। अच्छा, अब की बार ये वाली सीरीज है इनफिनिटी के लिए ना, हाँ बिल्कुल इनफिनिटी के लिए, ठीक है। दैट इज कितना दे रखा है 45, नहीं है समझ में। अगर ऐसा दे रखा है तो आप में सभी को समझ में आ गया कि अब की बार इनके लिए जो फार्मूला काम करेगा वो होगा फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर, हर बार आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। कोई भी बताइए क्या करेगा, सबसे पहले उसका स्क्वायर करके डिवाइड, सही है ना भाई। अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो आपको पता है ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ये तो समझ में आ ही गया होगा। और फिर इसके बाद मैं इसमें डिवाइड कर दूं, अगर मैंने इसे b नाम दे दिया और इसे a नाम दे दिया तो मेरा काम है a बाई बी करना, कर दूं। अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, सही है भाई। 1 माइनस आर स्क्वायर ऊपर रह गया, लॉजिकली सोचो आराम से, नहीं, और नीचे आ गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए के नाम पे 225 अपॉन में नीचे कितना 45, पूरी 5 बार कैंसिल आउट हो गया, सही है। किसी बस आर आ चुका है कितना 2/3, डायरेक्ट लिख दूं, कहानी पकड़ में आ गई। इसका मतलब इनफिनिट सीरीज के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब एक काफी फेमस क्वेश्चन उसको उठा लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24, ठीक है भाई। दे आर midpoints are joined and forming another triangle, उसके बीच के पॉइंट्स को जोड़ लिया गया और एक और ट्रायंगल बना लिया गया, ठीक है। दिस प्रोसेस continues फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, हर बार हर ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ा, एक और ट्रायंगल बनाते चले गए, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल माने समबाहु त्रिभुज, उसके मिड पॉइंट को जोड़ जोड़ करके नए ट्रायंगल बनाए
हर बार जितना भी ट्रायंगल आया उसकी परिमितियों का योग पूछ रहा है, पैरामीटर्स का सम। सही है। अब जिनके दिमाग में ये बात समझ में आ गई उनके लिए बढ़िया, जिनको नहीं आई उनको डायग्रामेटिकली मिला लेते हैं। भाई ये ट्रायंगल है, हर साइड की वैल्यू 24। सही है। इसका मिड पॉइंट करते ही यहां पे मिड पॉइंट, यहां पे मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। ठीक है भाई, तीनों को मिलाया एक और ट्रायंगल बन गया, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। जैसे ही मिड पॉइंट बना एक थ्योरम काम में आ गई कि ये जो पैरेलल साइड है, मिड पॉइंट को जोड़ने पे जो साइड मिलती है वो पैरेलल होती है और सामने वाले की हाफ होती है, तो ये साइड 12 हो गई। नहीं आया समझ में? अगर ऐसा है तो फिर इसके मिड पॉइंट को जोड़ा, एक और ट्रायंगल बनाया, 6 हो गई। सोचना चालू हुआ और ऐसे ही हर बार मिड पॉइंट जोड़ते चले गए और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलाई। बात समझ में आई आपको? अगर ऐसा है तो सारे ट्रायंगल्स के पैरामीटर्स का सम, तो पहली ट्रायंगल जो है उसके पैरामीटर्स का सम 3 × 24। यहां तक की बात पकड़ में आती है। अगले वाले ट्रायंगल की 3 × 12 बोले तो 24/2। सही ना भाई, इज्जत पूरी देंगे। अगले वाले में 3 × 24/2 का स्क्वायर नहीं है, जिसे आप 6 कह रहे हो ना उसका भी आधा। तो हर बार आपको जीपी भी तो दिखानी मेरे को। एंड 3 × so on, पूरी कहानी में से कॉमन आ गया 3 × 24 माने 72 कॉमन आ गया सब। अंदर ही अंदर बचा पहले नंबर पे 1, पास वाले पे 1/2, उसके पास वाले पे 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कब तक? इनफाइनाइट तक। सोच लिया? इतनी दूर तक का सम 1/2 - 1 ट्रिक से नहीं पकड़ में आया। उसके आगे ऑलरेडी कौन बैठा है? 1। सोच लिया? इनटू में कितना? 72। फाइनली आंसर है 144। नहीं है? जिनका नहीं है उनका दिमाग एक ही जगह हैंग हुआ होगा। एलसीएम लेना है या 2 में से 1 घटाऊं? नहीं। अगले बात आऊं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें अपन। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन रेडी? अपनी शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। काफी है ना मुश्किल क्वेश्चन में से एक होता है जब बच्चा नहीं कर पाता। तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे ही है क्योंकि मेरे को बीच बीच में इस पे भी बात करनी है। 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक π²/6 है। देन अगला पूछ रहा है कि 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कितना होगा। हालांकि इसमें कोई जीपी का रोल नहीं है, ये सिर्फ जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जनरल नॉलेज का है और कुछ नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही हो जाएगा। देखना ये सम ऑफ ऑड टर्म्स है, सम ऑफ ऑड टर्म्स। सही ना भाई? सोच लिया आपने? अगर बाय द वे सम ऑफ ऑड टर्म्स की बात करूं तो पहले सम ऑफ इवन टर्म्स पे बात कर सकता हूं। सारी इवन टर्म्स का सम क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा बड़े ध्यान से देखना, जिसे आप 4 कह रहे हो मेरे लिए 2 × 2 है। 2 × 2 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर इंटू, और जो 6 है वो 2 × 3 है। तो इसका मतलब मेरे लिए लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। पास वाला होगा 1/2 स्क्वायर इंटू, पूरी कहानी में से कॉमन आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फाइनली अंदर आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर एंड 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। क्या ये बात समझ में आई? और इस सब की कीमत हमारे पास π²/6 है। तो फाइनली इट इज 1/2 का स्क्वायर इंटू π²/6। बोले तो π²/24। सही है भाई? इसका मतलब सम ऑफ इवन टर्म्स इतना है। तो सम ऑफ ऑड टर्म्स जो होगा वो होगा टोटल। सही है ना भाई? टोटल माइनस सम ऑफ इवन, है ना भाई? और टोटल है π²/6 माइनस में इवन कितना है? π²/24। आगे तो आप संभाल ही लोगे। सही है? ऐसा हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत आसान, बहुत अलग तरह का चैप्टर है, ठीक है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैथ्स थोड़ी सी भी ठीक है, जिसे पता है अपन मेहनत कर सकते हैं, तो 100% कंफर्म हो जाता है, इसमें नंबर आ जाएंगे अपने। इसमें क्वेश्चन बच के जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। मतलब इसमें 100% अपने को 4 नंबर दे जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा अपने से क्वेश्चन, मुश्किल नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन करने के दौरान ही फील आ जाएगी, ठीक है। शीट भले हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईटी के क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते हैं। देखते ही आपको लगने लग जाएगा। आप मेरे साथ चलते चलो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लिखिएगा फटाफट से, ठीक है। जीपी, ठीक है ना, कंटेन, the GP contains even number of terms, even number of terms, sum of all terms of GP is equal to 5 times sum of all odd terms. Find common ratio. हाँ भाई, करिए ट्राई। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सभी टर्म्स का सम जो है वो 5 टाइम्स ऑड टर्म्स के बराबर है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? आप तो अपनी पहली लाइन सोचने में लगाइए पूरा दिमाग। फर्स्ट लाइन सोचिए, पहली लाइन सोचने में दिमाग लगाइए। अगर आपको गेटवे दिख रहा है तो भले उससे आंसर बने ना बने, आप अपना हाथ खड़ा कर देना जब मैं पूछूं तब कि मेरे को सर गेटवे दिख रहा है, इसमें ऐसे जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इनफाइनाइट टर्म्स की बात नहीं हो रही है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। एक जीपी में सम संख्या में ही पद है, सभी पदों का योग जो है वो उसके विषम पदों का 5 गुना है। आर की वैल्यू क्या है? अगला ये पूछ रहा है। अब आप यहां देखिए, जिनके पास में रास्ता बना, मैं पूछूंगा नहीं, बस अभी बताइए कितने लोगों को लगता है कि रास्ता बन रहा है सर? हाँ, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जने हैं ना जिनको ऐसा लगा कि बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये अगर एग्जामिनेशन में आ जाए, मैंने कहा ना लास्ट ओवर में बैटिंग करते रहे तो मैं उसूल नहीं होते कुछ, ठीक है ना। हाँ, क्या अपर कट, लोअर कट, ढीम का कट, फलाना कट, कुछ नहीं, कट, ठीक है ना, सीधा चलता है खेल। आपको ये पता चल गया कि जीपी में इवन टर्म्स हैं, ले लो ये जीपी, बस इसमें क्या बुराई है? इवन टर्म्स की जीपी अच्छी खासी दिख रही है ना। सभी टर्म्स का सम a प्लस ए आर इज इक्वल टू में 5 इंटू ऑड टर्म्स, ऑड टर्म एक ही है, 5 इंटू ए, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5, तो आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन खत्म। नहीं, अगले क्वेश्चन में आए, अगले क्वेश्चन में चलो। पता नहीं क्यों आप कैसे आखिरकार तलवारें जमीन में लगा करके खेलते हो यार, उड़ा के खेला करो। अगले क्वेश्चन में आया करो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में लिखिएगा a rubber ball is dropped from 100 meter height, लिख लिया। a rubber ball is dropped from 100 meter height, लिख लिया। it will rebounce, it will rebounce 4/5 times, 4/5 times
ऑफ ड्रॉप्ड हाइट, लिख लिया। आगे बोलता है ड्रॉप्ड हाइट एवरी टाइम फाइंड टोटल डिस्टेंस covered by the ball before rest. सौ मीटर की हाइट से एक बॉल छोड़ी गई, हर बार अपनी छोड़ी हुई हाइट का 4/5 भाग अगला कवर कर देगी। यहां से छूटी 100, वापस गई 4/5 भाग कवर हो गया, फिर वापस गई 4/5 भाग कवर हो गया, फिर वापस गई 4/5 भाग, फिर 4/5 और बिफोर कमिंग टू द रेस्ट इट इज ड्रॉपिंग अगेन एंड जंपिंग लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये इस समय तक हाइट 100 है, क्या आप ये बात समझ गए? ये इसका 4/5 है। तो अगर देखा जाए बड़े ध्यान से एक बात समझनी है आपको। सबसे पहले आया 100, जितना तो ये पहली बारी में यहां तक पहुंचने में लगा दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, फिर ये यहां से यहां तक 4/5 इंटू 100 गई। अरे 100 का 4/5 भाग बोले तो 80 नहीं आया, लेकिन अपन 80 नहीं बोलेंगे, सम्मान सबको जरूरी है। 100 इंटू 4/5, वो भी 2 बार। कैसे? एक बार ऊपर जाने में, एक बार नीचे आने में। नहीं आया समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई? फिर वापस अगली बार फिर से जो हाइट अब तक गेन करी उसका 4/5 फिर से। नहीं आया समझ में? तो यहां कितना हो जाएगा? 100 इंटू 4/5 का भी 4/5 इंटू 2। क्या आप ये बात फिर समझ गए? और अब आप में से किसी को भी समझ में आ गया होगा कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो मेरे को अगली बार लिखना चाहिए 100 इंटू 4/5 का होल क्यूब इंटू 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गई, जिसमें से 100 को तो आप टच ही मत करो, इसको बिल्कुल अलग से गिनो। सही है? 2 इंटू 100 बार बुला लो, 200 बार बुला लिया। अंदर आपने छोड़ा 4/5, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। क्या आपको लगता है ये इनफाइनाइट की बेसिक जरूरत पूरी कर रहा है? कौन बताएगा बेसिक जरूरत? आर की वैल्यू 1 से कम होना। नहीं है? आर 1 से कम है। आपको ये भी याद है इनफाइनाइट सीरीज का सम ए अपॉन, तो यहां पे मेरे को 100 को 100 लिख लेना चाहिए। ये कौन सा वाला 100 है? आगे वाला। प्लस में 200 इंटू के अंदर ए की जगह 4/5 अपॉन में 1 माइनस 4/5 आर की जगह पर। तो आंसर हो गया 1/5। सोच लिया? 5 बटा लो, कितना आंसर आ गया? 900 मीटर। ठीक है? यहां तक आ गया है ना? अगला नेक्स्ट, सम ऑफ सीरीज। पहली सीरीज रख रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 एंड अप टू 40 टर्म्स। 40 टर्म्स। आपका काम है जल्दी से दौड़ करके फटाफट यहां तक पहुंचना और सीरीज को खटाखट लिख लेना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 40 टर्म तक। शुरू के 3-4 को देख करके अगर कोई 40 देख गया तो आंसर 100% वही आएगा जो नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ध्यान से देखने पे अचानक 5 के बाद 8 बोनस। ठीक है? लेकिन फिर ये गलत फहमी हो जाएगी। आप में से कई लोगों को यहां ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि बहुत समझदारी से बुना हुआ क्वेश्चन है, ये जंप वाला क्वेश्चन होता है। अगर देखा जाए 1 3 5 7 ये अलग है, 2 4 8 16 ये अलग चल रहा है। दैट इज 2 सीरीज।
बेसिकली पहली सीरीज में कौन चल रहा है? 1 3 5 7, कितने टर्म्स? 20, 20 इसके और प्लस 20 अगले वाले के, और उनका नाम क्या है? प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 20 इसके भी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बताइए साहब, पहला कौन है? एपी, और दूसरा कौन है? जीपी। सम तो कर ही लोगे, एपी ये जीपी, दोनों में एक ही फार्मूला लगता है क्या? नहीं, अलग अलग। ठीक है साहब, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई ये वाली, तो आप अगले पॉइंट पे देखिए। अब आप में से कई लोगों को सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। 1/7, 2/7 का स्क्वायर, 1/7 का क्यूब, 2/7 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। क्या आपको दिख गया? 1/7, 2/7 का स्क्वायर, फिर 1/7 का क्यूब, 2/7 की पावर 4। क्या आपको समझ में आ गया? क्या जंप सही है? मैं इसको सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, अगले पे आता हूं। देखिए साहब, जितने लोगों के बढ़िया है, इसी का सी पार्ट, √2 प्लस √6 प्लस √18 प्लस √54 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। हाँ जी साहब, एपी का तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता, देखते ही समझ में आता है। सबसे पहले √2 की किससे मल्टीप्लाई हुई? √3 से, फिर √6 की √3 से होने पर क्या √18 आता है? 18 × 3 54 होता है फिर से। तो इसका मतलब पूरी कहानी में √2 कॉमन, अंदर ही अंदर बचा 1 प्लस √3 प्लस √9 प्लस √27 एंड सो ऑन। क्या आप में से कोई मेरे को इसका आर बता देगा? बस √3, नंबर ऑफ टर्म्स 10, फार्मूला a इंटू r की पावर n-1 अपॉन, गुड, अगले पे आ जाओ। सही है? हाँ जी साहब, डी पॉइंट। बस अपने को आंसर नहीं किसी का निकाला। मैं तो अपन ये भी कर रहे हैं बहुत है, आप तो सीधा r और n लगाओ, ये भी बहुत बढ़िया है। आप तो और कम करो, क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप इससे बचाओगे उतना अपन किसी और जगह यूटिलाइज करेंगे। सही है? √x, √a प्लस √x, √x, √ab प्लस √xy प्लस √x ब्रैकेट में b √a प्लस x √y अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। कोशिश वही नहीं, √3 है, 3 है ना अगला। हाँ, अरे इसके अंदर दिमाग लगाओ, क्या स्ट्राइक क्या रहा? √x तो कॉमन आएगी, आगे बोलो आप तो। अरे जंप, ए बी वाले सारे पहले पहले नंबर पे आए और x और y वाले बाद वाले पे आए, नहीं आया? लिख दें कैसे? √x, ये सब में √x ही है। हाँ, सब में √x है भाई, चल मैं क्या करूं? ठीक है, √x तो वैसे ही बाहर आ गया, और अंदर ही अंदर पहले नंबर पे सीरीज बन रही √a, √ab, b√a एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट टर्म्स। क्या कहते हो आप? प्लस में कितना? √x, प्लस में कितना? √xy, प्लस में x √y एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट टर्म्स। आगे कर लोगे? नहीं आया? कर लेंगे, है ना? हाँ भाई, अरे वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का अपन ने ए और ए आर लिया ना, 2 टर्म्स, तो a प्लस लिया ना, a प्लस ए आर। नहीं, उसने ये नहीं बोला, उसने कहा सम ऑफ ऑल टर्म्स, यही बोला होगा। देखा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जीपी की सभी 2 ही टर्म है, 2 टर्म्स का सम a प्लस ए आर। हाँ भाई, अगले पे आ जाते हैं। अगला जरूर थोड़ा काम का है, ई, ठीक है ना भाई? दैट इज 6 प्लस 66 प्लस 666 6666 एंड सो ऑन एन टर्म्स, ठीक है ना? कितनों को याद है प्रोसेस? 6 कॉमन, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, याद आ गया? अब यही अगर 0.6 0.66 0.666 से होता तो 0.6 कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल वही चलता। कॉमन आता, अंदर 1 बनता, 11 बनता,
111 बनता, फिर 9 से मल्टीप्लाई होता, 9 से डिवाइड होता, फिर जो 1 बना वो 10 माइनस नहीं, जो 9 बना, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो वो 9 बन गया, जो 1 था वो 9 बन गया, जो 11 है वो 99 बन गया, जो 111 है वो 999 बन गया। और सबको किस में बदला? 10 माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का क्यूब माइनस 1। याद आ गया? जीपी तैयार होगी, जीपी अलग, 111 अलग। और आंसर की तैयारी चालू। जिन्होंने बिल्कुल नहीं समझ में आया उनके लिए क्वेश्चन करते हैं। 6 कॉमन ले लिया, 1, 11, 111, 1111 एंड सो ऑन एंड टर्म्स। लिख लिया? पहला काम कॉमन लेना। दूसरा काम 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 6/9 अंदर ही अंदर कितना? 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन एंड टर्म्स। सोच लिया आपने? नहीं सोच पाए? अगले नंबर पे फिर दिमाग लगेगा। 6/9, अब 9 को 9 नहीं लिखना, क्या लिखना है? 10 माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1, सही भाई, 10 का क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन एंड टर्म्स। नहीं है? अब अपने तरफ से इसमें और क्या किया जा सकता है बेहतर? 6/9 अलग कर दूं? राइट है भाई? आंसर सोचना चालू कर रहे हैं, मेरे को पता है कुछ लोग। आंसर आ गया क्या किसी का? 6/9 अलग कर दूं? 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, लास्ट आदमी होगा 10 की पावर n। जीपी बन रही है? जीपी का सम a की जगह पर 10 इंटू r की पावर n, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9, 10 माइनस 1, और पीछे वाले -1 का क्या होगा? माइनस n। श्योर है? हाँ, आपको मैं इतनी दूर तक इसलिए मैं वहां पे भी छोड़ सकता था, लेकिन आगे के फार्मूले बनते हैं इसलिए कुछ लोग याद रख पाते हैं, उनके लिए भी चलता हूं। ठीक है? जैसे ये 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस में 9 अपॉन में 9, लोग याद रख लेते हैं कि नीचे 9 × 9 81 होना ही है हर बार। ठीक है ना? ताकि आपको पता चले भाई लोगों का बहुत तरीके हैं सोचने के, आप अपने अपने लेवल पे मत सोचिए, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से बात रखते हैं। रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। रेडी? क्वेश्चन है इसी का, डी के बाद एफ, ई के बाद एफ। अगला है इफ ए इज इक्वल टू दे रखा 6 6 6 6 6 अप टू n टाइम्स। राइट है भाई? b इज इक्वल टू दे रखा है 8/9 इंटू में ब्रैकेट में 10 टू द पावर n माइनस 1। c इज इक्वल टू दे रखा है 4/9 इंटू में 10 टू द पावर 2n माइनस 1। देन a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू c। राइट और रॉन्ग, माने ट्रू और फॉल्स। देख लिया आपने? मेरी चांस। अपने हर तरह के योग, अब ये इसमें सब मेंस वेंस का सब जोड़ दिया मैंने, इसमें इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकता मेंस वाला। अपने हर तरह की विधा ले ली, हर बात कर ली, जम वाले क्वेश्चन देख लिए, अलग अलग इन्फिनिट जंप देख लिया। अब इस पे आ जाते हैं, है ना? 6+ वो तो देख ही लिया था, अब ये नया कैडर और देखिए, ये क्या खेल है। इसको समझने के लिए इसका बेसिक पता क्या है? बेसिक एक सिंगल लाइन में आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो 666 होता है उसका मतलब 600 + 60 + 6 होता है। नहीं है समझ में? तो आपके सामने जो कुछ भी लिखा है इसमें n टर्म्स है, इसमें कितने हैं भाई? 3। सोच लिया? तो ये 6 × 10 टू द पावर 2 है। नहीं है? धीरे धीरे समझते हैं। a की वैल्यू 6 + 66 + 60 + 600 + 6000 एंड सो ऑन। कब तक? 6 × हाँ, एक मिनट धीरे धीरे, आप तो इतना तेज कैलकुलेट कर लो, मेरा कहां दिमाग है इतना। 10 टू द पावर n माइनस 1, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं है? अब आप में से कई लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा, है ना? 6 कॉमन आ गया? नहीं है? 6 के कॉमन आते ही अंदर क्या बचा? 1 + 10 + 100 + 1000। अब धीरे धीरे काम को सही करते हैं। 10 का क्यूब एंड सो ऑन, कब तक? 10 टू द पावर n माइनस 1। ऐसा है भाई? यहां तो कोई परेशानी? कोई मेरे को बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। कॉमन रेशियो 10। फार्मूला a × r की पावर। अच्छा देखिए साहब, 6 की जगह 6 लिख लो, a की जगह पर 1 इंटू में r 10 टू द पावर
n-1 अपॉन 9। सोच लिया कौन आ गया? a। अगर ये a आ गया तो क्वेश्चन वाले ने कहा है a² प्लस b कर दो, कर देते हैं साहब। a² प्लस b करते ही, इसका स्क्वायर करते ही फर्क कहां का पड़ेगा आप बताते जाना। पहले तो बाहर हो गया 36 डिवाइड बाई 81 इंटू में यहां कितना हो गया साहब 10 टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, प्लस में b की जगह क्या लिखूं? b की जगह लिख देता हूं 8/9 इंटू में कितना 10 टू द पावर n-1। कुछ कॉमन शॉमन आ रहा तो जल्दी बोल दो, क्या कॉमन आ रहा है? अरे कॉमन ले या एलसीएम ले लें? कॉमन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है साहब, क्या कॉमन लेना है साहब? 8 तो कॉमन आएगा नहीं, 4 कॉमन आ जाएगा। अरे सोचो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो 4/9 कॉमन आ गया साहब। यहां पे क्या रह गया? 4 के हिसाब से 9/9 1 रह गया। अच्छा और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 10 टू द पावर, अरे वाह बहुत बढ़िया, कॉमन आता है अपने को, है ना। यहां पे कितना रह गया? 1। अच्छा और यहां कितना रह गया था? 10 टू द पावर n-1 और प्लस 2। कॉमन लेना नहीं आता अभी भी आप, ठीक है। तो यहां कितना रह गया? 10 टू द पावर n+1, 10 टू द पावर n+1 इंटू 10 टू द पावर n-1 बोले तो 4/9 इंटू 10 टू द पावर 2n-1। सोच लिया आपने, एंड दैट इज इक्वलेंट टू ट्रू है। ठीक है, ये एबीसी तो सिर्फ नाटक था, कहानी का मेन पात्र तो 666 n बार था। सही भाई, ताकि आपको ये बात याद रहे कि भाई ऐसा भी सोचना है मेरे को। हाँ भाई, जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं, ये सब आपके मेंस के लिए इतना करना पड़ता है। अपनी शीट में ही बहुत है क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का 2 क्वेश्चन है ना, 3/9 और 33/19 ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है इसी सीरीज का, ठीक है ना। जिस साल मतलब मैंने पहली बार ये जब क्वेश्चन कर, पहले तो मैं कराता ही नहीं था, ये सब कराया ही नहीं मैंने पहले सालों में, 2-3 साल कराया नहीं मैंने, कहा इतना हल्का क्वेश्चन कौन कराएगा, ठीक है ना। फिर मेरे को ये लगा कि नहीं भाई, है ना, अपने बच्चे तो वो है चीज, मतलब अगर भाई 2-1 ले लो तो भी 5 मिनट सोचता रहता है, मेरे को ही बोलना था क्या, ठीक है 5 मिनट तो हैंग ही रहता है बेचारा। तो उसको मैंने कहा नहीं अपन सब लिखाएंगे, अपन चिंता मत कर, अपन तो, है ना। मैं तो आपको बता भी रहा हूँ ना, सभी को बता चुका हूँ कि अगले सालों में तो मैं कॉमा 4 बार भी लिखा करूंगा, ठीक है ताकि बच्चा कॉपी करे तो उसको बाद में समझ में आए। साल के अंत में बताऊंगा कि ऐसा अच्छा इसके लिए था क्या तो कुछ काम की चीज होती होगी, ठीक है। अच्छा खैर, ये जो एक ये जो कुछ भी मैंने जिस साल पहली बार कराया ना, उस साल आ गया है, ठीक है ना। हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, मेंस में आ गया 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, ठीक है ना। हाँ, ये 2014 या 2013 में आ गया था क्या, 11 में नहीं, अरे नहीं इतना पुराना नहीं है, अभी आया होगा 4-5 साल पहले ही आया था, है ना। एनीवे तो आया जो, है ना, अपने बच्चे तो आपको पता ही है ना, उनके लिए सबसे ज्यादा बेकार चीज अपनी कॉपी है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। मेरे को पता था, मैंने आपके मन की बात अचानक मैंने फील कर ली थी, ठीक है। आप में से कई लोग क्या बोलने वाले थे, मैं हवा में पकड़ गया था। एक्स की जगह पर ये कल को साइन थीटा कॉस थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं कई बार ए में क्वेश्चन कराता हूं पेपर में, कॉस थीटा साइन थीटा आता था, बच्चा फिर फेल, ठीक है। अगर एडजेक्टिव भी दे दो और तो बच्चा बाद में कहता सर बीच में कॉमा नहीं लगाया था सर, उसने आपने कॉमा लगा रखा था इसलिए फेल हो गया, ठीक है। y इक्वल टू में समेशन के अंदर b टू द पावर n इज इक्वल टू में 0 से लेकर के इनफाइनाइट, z इज इक्वल टू में दे रखा है समेशन में n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट, यहां दे रखा है ab टू द पावर n। अगला कहता है देन, ये प्रूव दैट के अंदर कुछ लिखवाया है, ठीक है ना। मैं इसको जैसा है वैसा लिख रहा हूं, ये कुछ एरर्स हैं, xz प्लस yz इज इक्वल टू xy प्लस z ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अपने को पता नहीं ये सही है गलत है क्या है ना, अपन बाद में देख लेंगे, तब तक पहले आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं पता ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है सा, x का मतलब तो समझो, a की पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a का स्क्वायर से लेकर के इनफाइनाइट सीरीज है। a टू द पावर 0 बता दो बस आप, 1 a स्क्वायर से लेकर इनफाइनाइट, इन सब का सम होगा a बोले तो 1 अपॉन 1 माइनस a। ये बात आपके पकड़ में आ गई, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है ना। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b। एक मिनट जरा, इससे आप में से कई लोग x इज इक्वल टू 1 माइनस a से सोच सकते हैं कि 1 माइनस a को उधर भेज दूं, x को इधर बदल लूं, तो इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 बाई x। सोचो, सोच लिया, नहीं आया समझ में,
अरे ये बराबर x है ना, 1 माइनस ए को उधर भेज दिया, x को इधर बुला लिया, तो अपने पास में 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो फाइनली a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई इतना। सोच लिया, सोच लो, नहीं है, a को इधर इसको इधर। तो आप में से कई लोग सोच सकते हैं इसका मतलब होगा b की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई वाई। सोच लिया, देखिए साहब पहला काम खत्म, ये फर्स्ट जॉब, इसके बाद में ये सेकंड काम। अब थर्ड पे आ जाओ। तब तक आप में से कई लोग अब सोच सकते हैं, z इज इक्वल टू डायरेक्ट सोच रहे हैं कई लोग, 1/1 माइनस ए बी। नहीं है, इसका सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब यह है कि ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई जेड। नहीं है, अरे तीनों से मतलब निकाल लिए, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, एक्स एक बी का मतलब ये। अब निकालने के बाद में मैं ए की जगह पर मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 बाई एक्स लिख दो, बी की जगह मैं पुट कर देता हूं 1 माइनस 1 बाई वाई, और सी की जगह पर ये 1 माइनस 1 अपॉन जेड तो पड़ा ही है। अब अगला कोई भी क्या करेगा, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह, है ना, ट्राई कीजिए फटाफट से, है ना। हाँ भाई, बैठ गया क्या? तो इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं भाई, एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। सही भाई, काम हो गया ये भी। अगले पे दौड़िए, अगला पॉइंट, ठीक है। हाँ जी सर, ये दूसरा काम डन। अगला पॉइंट पाता हूं। अगले टाइटल का नाम है एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। सही है? हाँ भाई, ऑब्वियस ही बात है, इसमें अर्थमेटिक भी चलेगी, एपी भी चलेगी और जीपी भी चलेगी, ठीक है। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी। कैसे काम करता है फोटो दिखा देते हैं एक बार, ठीक है ना। पहले नंबर पे आता है ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कई बार गलती से निकल जाता है ए की जगह ए आर, वो गलत हो जाएगा। पहले नंबर पे ए ही आएगा। दूसरे नंबर पे एपी बना, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई होकर के आर बन गया। अगले नंबर पे आएगा ए प्लस 2d और मल्टीप्लाई होकर के आर स्क्वायर। अगले नंबर पे आएगा ए प्लस 3d और मल्टीप्लाई होकर के आर क्यूब। ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो जो आखिरी टर्म होगा दैट विल बी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, इंटू में आर टू द पावर n माइनस 1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और पूरी कहानी में, क्योंकि एक सीरीज में आर की हर बार मल्टीप्लाई होती आ रही है, क्या तरीका याद है? पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई करके एक स्थान शिफ्ट लगा करके घटा दो, चाहे इनफाइनाइट सीरीज हो चाहे कुछ भी हो, आंसर देके जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? है ना। आइए अभी सीधे सीधे क्वेश्चन में आ रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट इसी पे आते हैं। क्वेश्चन में इफ mod x is less than 1 then integration of 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on dot dx। ठीक है, एपी में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का टच ले लिया, लेकिन ये तो तब सॉल्व कर पाएगा बच्चा जब वो ये समझेगा कि क्या है, ठीक है ना। तो एक तरफ गौर से देख रहा है वो 1 2 3 दिख रहे हैं और दूसरी तरफ से उससे x की डिग्रियां बढ़ती हुई भी दिख रही हैं। क्या आपने भी ध्यान दिया ये बात? अगर आपने ये बात का ध्यान दिया तो पूरी सीरीज को बाहर ले लो। सीरीज का नाम 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड 4x क्यूब, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ले चलें, इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट तक। क्या आपको पता है पूरी की किससे मल्टीप्लाई हो रही है? मल्टीप्लाइड बाय x। ले लो भाई। तो इसका मतलब ये कि मेरे को पूरे को x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, x इंटू एस लिख दो। अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दी तो जो 1 था वो बन गया x, उसको यहां लिखा
जो 2x था वो मल्टीप्लाई होकर के x से 2x स्क्वायर, और जो 3x था वो 3x क्यूब, एंड सो ऑन कब तक? इनफाइनाइट तक। अब मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं इन दोनों को घटा दूं, s कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना रह गया साहब? 1 माइनस एक्स। क्या आपको लगता है अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सीरीज बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, विच इज अ नॉर्मल जीपी। आप में से कोई बताएगा ये नॉर्मल जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म और r x है, और फार्मूला a अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। तो अपने को क्या चाहिए था? s, इसकी जगह पर लिखने के लिए कोई चीज, तो s इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का ढंग से लिखा जाए तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो इंटीग्रेशन में इस पूरे की जगह पर मुझे लिख लेना चाहिए, ठीक है, इस पूरे की जगह पे मेरे को s लिखना चाहिए, और s माने ये लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। आप में से कितने लोगों को अभी भी याद है इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर टर्म कैसे बिहेव करती है? x की तरह। तो ये x की पावर माइनस 2 लिखा है, इंटीग्रेशन बता सकते हैं आप कितना? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन, ये किसका माइनस 1? इसका डिफरेंशिएशन। सोच लिया? नहीं आया? और भी कुछ बचा? इंटो में एक और माइनस 1, श्योर हैं आप? ठीक है, प्लस सी लगाऊं? आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडी? हाँ जी साहब, अब एक क्वेश्चन आपका है। रेडी? एक क्वेश्चन आप ट्राई करें, ये तो जरूर ट्राई कर लें, ये दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। 1/4 प्लस 3 प्लस डी, यहां दे रखा 1/4 का स्क्वायर 3 प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू में 8, देन d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करिए, क्या करना है? याद है पूरी सीरीज को क्या लिखना है? s। पूरी सीरीज को क्या लिखना है? s। फिर एक स्थान शिफ्ट करके जो भी कॉमन डिफरेंस उसे मल्टीप्लाई करके आपस में घटाना है। चालू हो जाइए। हाँ भाई, अगले पे बात करें तो आप सभी लोगों ने जहां तक मैंने लिख के छोड़ दिया वहां तक तो लिख ही लिया होगा, है ना? ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी है ना? हाँ बिल्कुल इनफिनिट है। जो कुछ भी लिखा बहुत दिमाग लगाने का गेम ही नहीं है, ठीक है ना? आपका काम है बस मुझे ये बता दो इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 1/4 से। इसका मतलब मुझे पूरी कहानी को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो इट इज s/4। अरे 1/4 इंटू s, ठीक है। अच्छा, 3 की मल्टीप्लाई करते ही 3/4, श्योर है? अगले वाले को इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करते ही 1/4 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कितना? 3 प्लस डी एंड सो ऑन इनफिनिट था। अब अगर मैंने इसको इसमें से घटा दिया तो बहुत सिंपल है भाई, ये इसमें से लेस करते ही 3s/4। नहीं आया समझ में? अच्छा, 3 का तो 3 बचा ही बचा। अच्छा, जिनको मल्टीप्लाई आता वो इसको खोल रहे हैं, उन्हें 3/4 दिख रहा है। 3/4 से 3/4 गया, यहां से बचा d/4। सोच लिया आपने? अच्छा, इधर की तरफ अगर देखा जाए तो 3/4 के स्क्वायर से 3/4 का स्क्वायर माइनस हो गया, यहां पे बचा 2d/4 का स्क्वायर, और यहां d/4 का स्क्वायर कटने के बाद बचा d/4 का स्क्वायर, और अब बचा समझ गया d/4 का क्यूब एंड सो ऑन इनफिनिट था। इसमें जीपी पूरी नहीं है। जीपी कहां से है? d/4 से। सही है भाई? अगर d/4 से जीपी है तो इतनी ही डीपी लगाएंगे, जिसमें भी मैं कॉमन ले लूंगा d। सही है भाई? तो अगर देखा जाए तो d कॉमन लेते हैं, अंदर जो बची जीपी उसका नाम बोलो। 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब एंड सो ऑन। डायरेक्ट आंसर बोलो 1/3। कोई ट्रिक लगाई हमने, तो d/3 हो गया इज इक्वल टू में कितना? 3s/4। आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि s अपने आप में 8 है। याद आ गया? और अगर ऐसा है तो मेरे को यहां लिख लेना चाहिए 3 इंटू में 8/4 इज इक्वल टू 3 प्लस d/3। कैंसिल आउट करते इट इज 2, 6 minus 3 is equal to 3, 3 is equal to d/3, it means d is equal to 9। सही है? हाँ जी साहब, अगला ये आपको एक कहानी पकड़ में आ गई है ना? चालू है।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखेगा फटाफट से। हाँ भाई, ये एजीपी का क्वेश्चन का पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? कर लेंगे आप? ठीक है सब, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में लिखिएगा, हाँ जी साहब, 3 numbers are in GP. 3 numbers are in GP. लिख लिया? Their sum is 14. Their sum is 14. हाँ जी साहब, their sum is 14. If one is added to first 2 numbers and one subtracted from third number, numbers formed an AP, then find the numbers. हाँ साहब, आपकी बारी है। 3 नंबर बताइए कौन से हैं? क्या लेना चाहिए मुझे? ए बाई आर, ए और ए आर, या ए आर, ए आर स्क्वायर? ये ए बाई आर, ए और ए आर सिर्फ तभी लेते हैं जब प्रोडक्ट दिया गया हो। क्या कहानी में प्रोडक्ट दिया गया है तो फिर आप वो लेने की गलती ना करें, भारी पड़ जाएगा। इस जगह पर नंबर्स हैं हमारे पास में ए आर स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर प्रोडक्ट दिया होता तो मैं आपको लेने की कहता, लेकिन क्योंकि उसने प्रोडक्ट नहीं दिया तो ये क्वेश्चन में पहली लाइन क्या कहती है? इसका क्या मतलब है? इनका जोड़ 14 है। हाँ या ना? जोड़ के बता सकते हैं इनको कैसे? ए कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस आर प्लस इज इक्वल टू 14। काम आएगा, सोच के रख लिया। आगे क्या बोलता है? ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा शायद, ये दोनों काम चल रहे हैं। हाँ भाई, अगला क्या बोल रहा था? अगला है, अगर एक जोड़ा जा रहा है पहले 2 नंबरों में से, पहले 2 नंबर कौन से हैं? तो फिर क्या बन गए वो? ए प्लस 1 और ए आर प्लस 1, और तीसरे से कितना कम कर रहे हैं? 1। तो तीसरा ए आर स्क्वायर, उससे 1 कम कर दें तो ये किस में आ जाता है? एपी में आ जाता है। तो अपना क्या बिगाड़ लेगा? कोई फायदा कर रहा है क्या? क्या फायदा कर रहा है? इसका मतलब बीच वाले का डबल। अरे इजकल्टो में किनारे वालों का सम नहीं आया समझ में? ये दोनों होते, ये दोनों गए, नहीं आया समझ में? अब आपको ये पता चल गया इट इज 2AR, और इधर से देखा जाए a प्लस ए आर, तो अगर मैं सबको ढंग से जमाता हूं तो इट इज a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2AR एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 2। सही है? इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ए के कॉमन आते ही यहां से बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1। हालांकि r माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है, बट मैं अभी भी उसके बेनिफिट्स लेने में इच्छुक नहीं हूं। ठीक है ना? ये अपना आ गया 2, और इसका नाम रख देता हूं b, उसका नाम रख देता हूं a। आप a और b को देख पा रहे हैं क्योंकि आप दूर बैठे हैं। कोई भी बताइए इन दोनों का आपस में घटाऊं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं? डिवाइड कर दूं, पक्का? अगर मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को तो डिवाइड करते ही मुझे यहां से मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन में नीचे मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू में 7। अरे सोचो ना, 14 डिवाइड बाई 2 नहीं आया। अब अगर देखा तो इसके बाद कोई भी व्हाट नेक्स्ट? अरे क्रॉस मल्टीप्लाइंग गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर कर लेंगे आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आर कर लेंगे, बस आगे आप बढ़ लेना। बस मेरा काम यहां से आगे चलना है, अगले पे पॉइंट पे बात करता हूं। यहां तक आगे नेक्स्ट टाइटल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो ज्योमेट्रिकल मीन।
जीएम। आ जाओ अब अपना हाँ जी साहब, नेक्स्ट टाइटल इज ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम। साहब वापस पूछ लेता हूं, एएम के अंदर हमने कितने टाइटल पढ़े थे? एक एएम, एन एएम, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, और लास्ट में रैंडम नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। याद आ गया? बस इसी तरह से अपन जीएम भी पढ़ेंगे। आइए फटाफट से जीएम पे बात करेंगे। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, all the terms lying in a GP, all the terms lying in a GP, all the terms lying in a GP is called geometrical mean. All the terms lying in a GP are called geometrical mean between first and last term. Geometrical mean between first and last term. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, लिख लिया? सेकेंड में लिखिएगा, if three terms are in GP, if three terms are in GP, if three terms are in GP, then middle term is geometrical mean. Then middle term is geometrical mean. Then middle term is geometrical mean. लिख लिया? रेडी? हाँ जी साहब, सबसे पहला काम वन ज्योमेट्रिकल मीन। आप ध्यान से सुन लेना, ज्योमेट्रिकल मीन को हमेशा जी से, कैपिटल जी के नाम से पुकारते हैं। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी ने एक ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन सोचा, बिटवीन ए एंड बी, अगर किसी ने बोल दिया ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिकल मीन डाल के बोलो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ए, फिर कैपिटल जी, फिर बी। सही है? और जैसे आपने ये बोला, बोलते ही ये किस में आ जाएंगे? जीपी में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन होने का मतलब है सारी कहानी जीपी में थी। और अगर सारी कहानी जीपी में है तो इसका मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसका मतलब जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। क्या आप ये बात समझ गए? आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, वन ज्योमेट्रिकल मीन दैट इज अंडर रूट ए बी। सही है? हाँ भाई, सेकंड पॉइंट पाता हूं, करे मत। अच्छा, अब आप में से कई लोग ये तो समझ ही गए होंगे ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में जानते ही कि भैया ए और बी सेम साइन के होने चाहिए। नहीं आया? नहीं तो बगावत हो जाएगी अंडर रूट में। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव होना ज्यादा बढ़िया है। ए और बी पॉजिटिव हो तो जी ज्यादा अच्छा लगेगा। कल को एक दोनों ही नेगेटिव थे और आपने अंडर रूट लेकर के प्लस का छोड़ दिया तो फिर वो दोनों से बाहर आ गया। नहीं आया समझ में? और आ सकता है, क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि ज्योमेट्रिकल मीन बीच में पाया जाएगा, हमने ये बोला कि ज्योमेट्रिकल मीन उनके बीच में आने के बाद जीपी बनाएगा, और जीपी बनाएगा तो उसका स्क्वायर इन दोनों के किनारे वालों के बराबर होगा और कॉमन रेशियो को फिट करेगा। इसका मतलब ये कि जी डिवाइड बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई स्मॉल जी सही बैठेगा, भले नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन बराबर बैठेगा रेशियो में। नहीं आया समझ में? मैं आप में से कई लोगों की मन की क्वेरी का जवाब दे रहा हूं, सर ने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, आपने ध्यान से सोचा होता। मैंने हर बात का जवाब दिया है जो आप सोच सकते हो, ठीक है ना? अगर आपका दिमाग ऐसे सक्षम है ना, मेरी बोली बातों को वापस रिवाइंड करके सुनने में, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, ये तो हुआ एक ज्योमेट्रिक मीन। अब आते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन। क्या आपको पता है जब मैं एन ज्योमेट्रिक मीन लिखता हूं तो चुपचाप लिख रहा होता हूं बिटवीन ए एंड बी। हाँ साहब, अब आप नाम से पुकारिए, ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हैं, आप पुकारिए पहले नंबर पे ए, अगला G1, G2, G3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते Gn और फिर लास्ट नंबर पे B। आपको जान के अच्छा लगेगा ये कौन सा टर्म है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये
टी एन प्लस वन, नहीं है? जो G3 है वो फोर्थ टर्म है, और ये अगर ऐसा तो ये n प्लस वन, तो ये कौन है? टी एन प्लस टू। तो आपका जो टी एन प्लस टू है दैट इज नथिंग बट बी। ये पकड़ में आ गया आपको? और अगर ऐसा है तो फिर से दोबारा सुनना, a इंटू, अगर ऐसे आर टू द पावर n माइनस वन होता है ना? n यहां कितना है? n प्लस टू, तो इट इज n प्लस टू माइनस वन, एंड दैट इज व्हाट? a इंटू आर टू द पावर n प्लस वन। अब रुको और सोचो, आपके लिए b बराबर आ गया a इंटू आर टू द पावर n, तो r टू द पावर n प्लस वन बराबर हो गया b बाय a। इसका मतलब r इज इक्वल टू हो गया b बाय a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस वन। क्या आप ये बात समझ गए? पूरी कहानी में सब बकवास, एक ये लाइन काम की और एक ये r काम का। सही है? जैसे आप में से सबको ध्यान होना चाहिए, जब भी ये लिखा जाएगा तो मैं अगली लाइन पता है क्या लिखूंगा? जैसे मैंने उधर लिखा था a1, फिर मैंने लिखा था शायद a13, ठीक है ना? अब मैं लिखूंगा, आपसे पूछूंगा G1, राइट है भाई? आप में से किसी को ध्यान है G1 इज इक्वल टू AR होगा, क्योंकि A के बाद AR ही आ सकता है, याद है ना? A के बाद AR, और AR का मतलब A इंटू B बाई A की पावर 1 अपॉन n प्लस वन। अब जल्दी से बताइए G7, सेवंथ ज्योमेट्रिक मीन, सेवंथ ज्योमेट्रिक मीन नाम होगा G7, और G7 होते ही A इंटू आर की पावर 7। इसका मतलब A इंटू B बाई A की पावर 7 अपॉन n प्लस वन। नहीं है? बस 7 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। हाँ, अच्छा लगेगा अगर आप ये सोचना, तुरंत सोचो सेवंथ अर्थमेटिक मीन। इतनी तेजी से आपके गियर बदलने चाहिए। A प्लस 70 और D का मतलब A प्लस 7 इंटू B माइनस A डिवाइड बाई, याद आ गया? रिकॉल, है ना? आगे मेमोरी बहुत खटक से वापस स्विच मारनी चाहिए इधर उधर, क्योंकि चीजें सब याद करनी है। बाद में तो ऐसा तो है नहीं अपन कुछ इधर को छोड़ दे उधर को छोड़ दे, सब ध्यान में रखना है अपने को चैप्टर में तो, ठीक है? आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है? एन ज्योमेट्रिक मीन। हाँ भाई, उसके बाद का हमारा टाइटल था पॉइंट नंबर 3, चलें? थर्ड टाइटल था एन अर्थमेटिक मीन का सम। यहां पे होगा प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अपने अंदर ही अंदर सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन बह रहे हैं इसमें, सही है? एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट, नाम से पुकारेगा कोई बच्चा? प्रोडक्ट का G1 इंटू और ऐसे बढ़ते बढ़ते Gn। श्योर है? अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना। सोच लिया आपने? नहीं सोच पाए? सब में ये इसका नाम AR, इसका नाम AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते AR टू द पावर n या n माइनस वन n। अब आपको तो पता चल गया होगा A कितनी बार आया? n बार। R की डिग्री ऐड हो गई 1 से लेकर के कहां तक? n तक। सोच लिया आपने? तब तक आप में से कई लोग जो सोच रहे हैं बराबर सोच रहे हैं, 8 टू द पावर n सही है। R की जगह पे वैल्यू फिट कर रहा हूं। R की वैल्यू थी B बाय A की पावर, भारी काम है, B बाय A की पावर 1 अपॉन n प्लस वन, और सामने वाला लेके बैठा है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। n प्लस वन से n प्लस वन कट गया। क्या आपको लग गया? B की पावर बोलो बस, सिर्फ B की पावर n बाई 2। पक्का है ना भाई? B की पावर होगी n बाई 2। सुना, A की पावर, इस A की पावर n बाई 2, इस A की पावर n बाई 2। नहीं आया समझ में? और बाहर A की पावर कटेगा तो A की पावर, तो ऊपर छोड़ू या नीचे? ऊपर। तो इंटो में A की पावर n बाई 2। सोच लिया आपने? अच्छा, दोबारा सोच के जवाब देना, दोबारा सोच करके। पूरी कहानी को मैं ऐसे लिखता हूं, AB की पावर n बाई 2। सोच लिया? AB की पावर, और मैंने 1 बाई 2 को अंदर दबा लिया, तो लिख लिया गया अंडर रूट AB की पावर। अंडर रूट AB सुनते ही G आ गया। G माने 1 अर्थमेटिक मीन। सही है? आप में से किसी को याद है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन था? n बाई 2 इंटू A प्लस B, NA। सही है? और यहां पे आ रहा है G टू द पावर n।
ये क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ अपन टाइटल में डाल के लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कुछ नहीं, ये सब अपने आप में अंदर ही अंदर ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अपन 8:15 बजे छोड़ेंगे, पहले बता देता हूँ, ताकि आप में से कोई अगर हाँ देखो कोशिश तो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से लगा हुई हूँ। ये अपना चौथा टाइटल है, ये भी बहुत है ना सही उस पर अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे आपके बैठने से तो मेरा थकान ज्यादा है। हाँ भाई, क्या अब आया पॉइंट नंबर 4, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रैंडम नंबर्स। हाँ जी साहब आइए। रेडी? हाँ भाई, अब तो बस आप ये याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, ए कमा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और ढंग से बोलो तो ए बी की पावर हाफ। आपको ये याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1, A2, A3 to AN इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 से लेकर के AN की पावर 1/n, ठीक है ना। मैंने इसलिए जानबूझ के 1, 2 और फिर सीधे n लिया, सभी क्वेश्चन में आते हैं ये, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। हम ही पूछ लेते हैं ऐसे ही बातचीत के दौरान कि 3 नंबर ABC का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी पूछ लेता हूं ABC का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A + B + C/3। वैसे ही ABC का ज्योमेट्रिक मीन होगा ABC की पावर 1/3, और 3 नंबर ABC का हार्मोनिक मीन होगा 3/1/A + 1/B + 1/C। 3 फिर टोटल में डिवाइड में 3/1/A + 1/B + 1/C। आपको कम से कम इतना 3 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े फार्मूला आए नहीं आए, आता जाता रहता है वो सब, ठीक है ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखिएगा फटाफट से। हाँ भाई, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। लिख लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। हाँ भाई लिखिएगा, इफ A1, A2, A3 dash are in GP, then A1 into K, A2 into K, A3 into K dash, या A1 डिवाइड बाई K, A2 डिवाइड बाई K, A3 डिवाइड बाई K dash। अगर A1, A2, A3 GP में है तो किसी K से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, GP ही मिलेगी। किसी कांस्टेंट से एक जैसा डिवाइड या मल्टीप्लाई होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे आ जाए। लिख लिया? हाँ भाई, इसके बाद में नहीं, इसी में आप अगर कर सके तो बेहतर है। अगर ये जीपी में है तो याद रखना 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश, ये भी जीपी ही होगा। इसी के नीचे एक और आप प्रोडक्ट लगा लो, है ना। अगला पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीपीज, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीपीज, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीपीज और रेशो ऑफ 2 जीपीज, रेशो ऑफ 2 जीपी ऑल्सो अ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीपी कमा रेशो ऑफ 2 जीपी ऑल्सो अ जीपी। सही है? अच्छा, आगे तीसरे नंबर पे लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3, A1, A2, A3 आर इन जीपी, देन
log A1, log A2, log A3 are in AP. लिख लिया? पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा. पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड remains constant. Product of equidistant term from beginning and end remains constant. इसका भावार्थ क्या हुआ? A1 into AN is equal to A2 into AN minus 1 is equal to A3 into AN minus 2 is equal to dash dash. सब बराबर है. लिख लिया? ठीक है? अगले पे आइएगा. अगला तो वैसे ही है, वही टेकिंग 3 टर्म्स, टेकिंग 4 टर्म्स. आपको आता है या लिखूं? आता है. 3 टर्म्स अगर लेने हो तो क्या लेना चाहिए? A by R, A AR. याद है ना? हाँ, बस तो वो उस तरह की चीज को अपन रोक सकते हैं ना, मतलब इस जगह पे अपन समय बचा लेते हैं. आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं. लिखिएगा, बहुत काम की चीज पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे. ठीक है? इफ 5 ज्योमेट्रिक मीन are inserted between 1/3 and 243. If 5 geometric mean are inserted between 1/3 and 243, find third geometric mean. Find third geometric mean. आपका काम क्या है? आपको तो बस इतना बताना है थर्ड ज्योमेट्रिक मीन का नाम क्या होगा. नहीं, G3. थर्ड ज्योमेट्रिक मीन को नाम से तो पुकारना सीख जाओ भाइयों. G3. G3 का मतलब होता है AR क्यूब. सही है भाई? आप में सभी को पता होगा. इनके बीच में अपने को 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराने हैं. अगर मुझे इनके बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराने तो उनकी शक्लें होंगी G1, G2, G3, G4, G5 और फिर आएगा 243. और क्योंकि ये सभी GM है इसलिए पूरी सीरीज GP होगी. धीरे धीरे याद करते जाओ. अगर GM है तो GP होगी. GP होगी तो आप सबसे पहले ये सोच लो कि आपको याद आना चाहिए R का फार्मूला. A की जगह लगेगा 1/3. R का फार्मूला था B by A. B की वैल्यू बोलो. वैल्यू 243 अपॉन A की वैल्यू 1/3 की होल पावर 1 अपॉन n. n की जगह पर कितने आपने ज्योमेट्रिक मीन डाले? 5. तो यहां हो जाएगा 5 + 1. ये किसकी वैल्यू आई? R. और पूरे पावर में कितना लगेगा? 3, क्योंकि AR क्यूब लिखना था. तो आपको पता होगा A की जगह पर 1/3. ये बन गया 243 × 3. 243 ऑलरेडी 3 की पावर 5 होता है. 3 की पावर 5 और नीचे 1/3. 3 की पावर 6 हो गया. नहीं आया? 3 की पावर 6 इंटू 1/6. 6 कट गया. फिर से लिख देता हूं. 3 की पावर 6 की पावर 1/6 की पावर 3. ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. फाइनली रह गया 3 का स्क्वायर और आ गया आंसर 3 का स्क्वायर ही, माने 9 आंसर हो गया. यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक तो कोई मुश्किल तो नहीं है. अब आप ज्योमेट्री मीन इंसर्ट कराना तो सीख गए. वेरी गुड. आगे चलिए फटाफट से लिखिएगा. अब काम की चीजों पे चलते हैं ना. हाँ भाई, अगला हाँ, मैंने कहा ना 8:15 से पहले तो देखो, जब तक अपने टूटने का तो कोई हिसाब नहीं होता. आपसे आधे घंटे पहले टूटे हुए फील कर रहे थे, अभी भी टूटा हुआ फील कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये तो अभी कोई क्रैक होने का तो कोई नियम है नहीं. ठीक है ना, कि इसके अंदर अभी भी टूटा हुआ फील कर रहा हूं. ठीक है, ये तो कोई बकवास है ना, सीधी बात है. अपने एक कुछ जस्टिफाइड टाइम सोच रखा है 8:20 तक. मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं छोड़ दूंगा. आगे चलो आप तो. ठीक है ना, इसका मतलब ये कि नमनेस कितनी बढ़ गई है. ये देखो आप आगे बढ़िएगा, लिखेगा. बहुत ही काम की टॉपिक पा रहा हूं. ठीक है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, ऑफ रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. A quadratic equation are 10 and 8
अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10 and 8। ये क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसकी थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत काम की चीजों को बहुत आसान से शब्दों में अपनी बातों को निपटाएगा। इवन आपकी शीट के अंदर कुछ नए डाले हुए क्वेश्चंस जो ऐसे देखने पे समझ में नहीं आते, इतनी आसानी से इससे डील हो जाते हैं, पूछे मत। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी समझना। ठीक है, अपन कोई भी काम बकवास नहीं कर रहे, पूरे ट्राई में अपन ये है कि आपका दिमाग इसमें लड़ता रहे। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10 and 8। आगे सुनिएगा, ठीक है ना। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका आंसर लाने में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे को इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी चीज में अगर दिलचस्पी है तो ये कि आगे से अपन एक परमानेंट सोर्स ओपन कर लें जिससे हमारी बात निकल जाए। देखिए साहब, ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थ्योरी पहले सोच रहे हैं। अगर अपन ने अल्फा बीटा सोच लिए तो आप में से सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो अर्थमेटिक मीन है, रूट्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन को नॉर्मली ए से पुकारते हैं दो चीजों के लिए। अगर 2 नंबर हो तो उनका अर्थमेटिक मीन ए होता है, 2 अगर नंबर हो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जी होता है। याद है ना। तो जो ए होगा अल्फा और बीटा का, वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। ये बात तो पक्की है। अच्छा, जो अल्फा और बीटा का ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी कैपिटल जी एंड दैट विल बी अंडर रूट अल्फा बीटा। क्या भी बात जानते हैं? अब अगर आप ये जानते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जब भी जरूरत होगी 2a देगा और अल्फा बीटा की जब भी जरूरत होगी जी स्क्वायर लेंगे। और अगर ऐसा ले लिया तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या भी बात समझ गए? यहां तक की बात समझ में आ गई ना। जिनके दिमाग में ये बात आ गई वो यहां तक की बात से क्वेश्चन ना करें। अब आगे सुने, ठीक है ना। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं और ये जो 2a में a लिखा है ये उन अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन लिखा गया है। माने दुनिया में कभी भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो जो x के साथ लिखा होता है वो रूट्स का अर्थमेटिक मीन होता है, जिसे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं और जिसे ये एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं। वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होकर के उन दो रूट्स के ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर होता है। अब आगे तक की बात बांधो। जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ जब ये तो पकड़ में आ गया, वो आगे सुने। अगर किसी ने मुझसे अल्फा या बीटा पूछ ले, सर रूट्स बताओ, आप तो छोड़ो सब, ये ए और बी तो बाद में ए और जी देख लेंगे, आप तो रूट्स बताओ। मैंने कहा रूट्स बोले तो एक्स, सही है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ गई तो दैट इज 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना, 4a का स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। सोचना, डिवाइड बाई 4, सॉरी 2, सोच लिया, कॉमन आ गया। अब आपके सामने रूट्स बोल रहा हूं। अल्फा इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और बीटा हो जाएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मतलब यह कि अगर कभी भी सामने वाले ने मुझको यह बोल दिया कि मैं आपको दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रहा हूं, बताइए वो 2 नंबर कौन से हैं? तो मैं अल्फा और बीटा जानता हूं, वो 2 नंबर, ये अल्फा और बीटा वो 2 नंबर हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन a है, जिनका अर्थमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है। अब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भरोसे नहीं रहा, मेरी थ्योरी अलग चलने लग गई। मैं दोबारा बोलता हूं मेरी लाइनों को। अल्फा और बीटा वो 2 नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन a है और जिनका ज्योमेट्रिक मीन g है। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं है ये बात समझ में? अब आप यहां पे इस बात को समझ के लिख लें, ठीक है ना भाई। पहली चीज तो ये रही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अर्थमेटिक मीन a एंड ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज दिस वन, ठीक है। तो इस बात को यहां लिख लेते हैं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अर्थमेटिक मीन a एंड ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ रूट्स ऑफ देयर रूट्स। सही है। ये पहली चीज है जो मेरे को यहां से पकड़ में आनी चाहिए। बस मेरे लिए इतनी सी चीज काम की है पूरी कहानी में। ये कौन कैसे प्रूफ हुआ इससे कोई लेना देना नहीं मुझे। कभी भी किसी ने मेरे को 2 रूट्स का अर्थमेटिक मीन a और ज्योमेट्रिक मीन g दे दिया तो मैं खट से नहीं इक्वेशन उसे ही बोल दूंगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई?
और अगर उसने मुझे किन्हीं दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया और पूछा वो नंबर कौन से हैं, तो मैं इन पे आऊंगा। ठीक है ना? तो इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, then numbers can be found by this। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये जो नंबर होंगे वो हर बार इससे पता करे जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आया? हर बार आप इससे फार्मूले से पता कर लेंगे। ठीक है ना भाई? अगले पॉइंट पे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सही है? हाँ जी साहब। ये अच्छा, अब तो क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे ना। हाँ भाई, अब बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अर्थमेटिक मीन बोले तो जिसका a 10 है, सही है, और जिसका g 8 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² माइनस 20x 2ax प्लस g² बोलते ही 64 इक्वल टू 0। क्या आप ये बात पकड़ गए? मेंस के लिए बहुत काम का क्वेश्चन है ये, मैं आपको पहले बता दूं। मेंस के लिए एकदम अलग दुनिया है ये। सही है भाई? हाँ जी साहब, फटाफट से अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ जी साहब, अगला है, अब आप मेरे को बताइएगा, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर AM and GM of roots of 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपका ए बोलना हो और मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया। इसका रूट्स का ए बोल दिए। फाइव बाई के नीचे क्या बोल रहे हो? 4 2 4। अच्छा, पहली बात आप याद रखना, इक्वेशन में हर बार x² होना चाहिए। तो x² करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा, और ये होते ही आपको पता चल गया कि आपका 2a 5/2 है। इसका मतलब आपका a 5/4 और इसका g² 3/2। सही है? इसका मतलब g इज इक्वल टू √ 3/2। श्योर? हाँ जी साहब। जिन लोगों को ये थ्योरी पकड़ में आ गई उनके लिए वो क्वेश्चन जो अपनी शीट में भी है और अक्सर पूछा जाता है तब जब शीट का डिस्कशन होता है। ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जो भी अपन थ्योरी में लिख रहे हैं ना, ये नॉर्मली हम लोग थ्योरी में नहीं लिखवाते। अपनी थ्योरी में जीपी होता है, जीपी के प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 क्वेश्चन जीपी के होते हैं, एचपी चालू हो जाता है। ठीक है ना? और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में 3-4 गुणगान, आर की वैल्यू लिखवा दी और इसके बाद आगे चलती जाती है गाड़ी। ठीक है? जब अपन इतना ज्यादा एक एक चीज को सब्सटेंशियली उठा रहे हैं ना, तब भी कितनी कमियां, तो सोचो कि अगर भाई तेज उठाएं तो कितना रह जाएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा मैं ऐसे पूछ लेता हूं आपसे, ओरली क्वेश्चन पूछता हूं। कोई दो नंबर है जिनका AM 10 है, जिनका A 10 है और G उसका 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है और जिसका अर्थमेटिक 10 है, वो नंबर कौन से होंगे? कैसे निकालें? इस फार्मूले से ए की जगह मैं रख दूंगा 10, ए की जगह 10 और यहां रख दूंगा 100 माइनस g² की जगह 64, तो उसका हो जाएगा 6। तो एक तो आ गया 16 और दूसरा 4। एक सेकेंड, अब मैं आपसे पूछता हूं 16 और 4 का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? 16 प्लस 4/2। नहीं आया? अच्छा, 16 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ 16 × 4। अच्छा बताइए, 16, 4 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 16, 4 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन 16 × 4 × 3 की पावर 1/3। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनिए, 16, 4 और -3 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? होगा 100% होगा, क्योंकि 16 × 4 × -3 की पावर 1/3। आपका काम है सिर्फ फार्मूले में भरना। अगर क्वेश्चन खराब करना है तो उसका काम होगा, आप क्यों टेंशन लेते हो? आपको तो हमने नहीं बताया ABC पॉजिटिव रखो। ABC पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ कब रखना है? जब √ AB चले। बाकी जगह क्यों रखते हो? वो सामने वाला भी बहुत ध्यान से खेलता है ना। आप में से जिन्होंने वो उसके क्या कहते हैं क्वेश्चंस करे थे,
ठीक है, उनको अच्छे से याद होगा क्या अभी जो जेईई मेंस के टॉपिक करे थे उसमें आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दौरान ये बात बताई थी कि हम जिनके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं वो 9 मेजर्स हैं, याद है? AM, GM, HM, रिलेशन बिटवीन AM, GM, उसके बाद में कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, क्वार्टाइल, डेकाइल और उसके सिवा, ठीक है ना? याद है आपको? ये सब पढ़े थे, मीन, मोड, मीडियन। मैंने आपको बताया था ये टोटल 9 मेजर्स हैं। अब जिनको 9 मेजर्स याद है उनको ये भी ध्यान होगा उसमें से मैथमेटिकल AM, GM और HM थे और बाकी उसमें से स्टैटिस्टिकल मीन और मोड ही हैं। याद आया? जिनको अलग अलग याद हो उन्हें ये याद दिला दो, मैथमेटिकल मीन वो मीन होते हैं जिन्हें हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में नहीं बैठते ग्राफ के अंदर। इसका मतलब ये कि ये स्कैटर्ड है, आउटसाइड ऑफ द पॉइंट है। इसका मतलब ये कि ज्योमेट्री की मीन जो होता है वो कभी कभार अपने सारे नंबर के बाहर भी आ जाता है, वो कई बार नंबर के बाहर आ जाता है, इसलिए वो सदमा दे देता है, अरे ये कैसे हो गया कि 3 नंबर उसमें से 5 नंबर में से 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव थे और आंसर नेगेटिव आ गया और वो बाहर है, इन सब नंबर के बीच में ही नहीं आ रहा, कहीं और चला गया। ऐसा हो जाता है, रिमेंबर है ना? कई बार ऐसा भी हो जाता है। ज्योमेट्रिकल मीन इज आउटसाइड, स्कैटर्ड है, ये बाहर है। एनीवे, थोड़ा ज्यादा इधर उधर जाने से अच्छा है क्वेश्चन में आता हूं वापस। लिखिएगा, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स इज 2 टाइम्स ज्योमेट्रिकल मीन, if 2 times their geometrical mean, 2 times their geometrical mean, then ratio of their number is question mark। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, मैं आपके सामने अगर चाहो तो ऑप्शंस दिखा देता हूं, आप मत लिखना। 1 + √3 डिवाइड बाई 1 - √3। सेकेंड ऑप्शन है 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3। सी है 1 + 2√3 डिवाइड बाई 1 - 2√3 एंड डी नन ऑफ दीज। सही है भाई? हाँ भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो देखिए क्या बोला है, नंबरों का AM GM का दुगना है। क्या भी बात समझ गए? इसका मतलब मुझे फर्स्ट लाइन लिखनी चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, A = 2G। और अगर देखा जाए रेशो ऑफ द नंबर्स, आपको पता है किसी का AM अगर A है और अगर आपने उसका GM को G नाम से पुकार लिया तो नंबर्स होंगे अल्फा और बीटा। भूल गए आप लोग? इसका मतलब ये कि सामने वाला मुझसे रेशो ऑफ द नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब सामने वाला रेशो ऑफ द नंबर्स, याद है ना? रेशो ऑफ नंबर्स बोले तो अल्फा अपॉन बीटा, और अल्फा अपॉन बीटा लिखते ही मुझे लिखना चाहिए A + √(a² - g² अपॉन A - √(a² - g²। क्या ये बात पकड़ में आ गई? और A की जगह मुझे लिखना चाहिए 2G, सही है? और यहां मुझे लिखना चाहिए √ में 3G²। सोचना कुछ लॉजिक होगा, और नीचे होगा 2G - √ 3G²। कोई लॉजिक है? G² G कट गया, फाइनली रह गया कितना, 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3। हेंस ऑप्शन इज बी। क्लिक कर गया आपको, है ना? अब ये देखो, अब ये GP और GM सब मिक्स आ रहा है, ठीक है? ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब पूरे उसमें बेस्ट आर्टिकल है अभी तक का, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल हट करके और कई जगह अपने से क्वेश्चन नहीं बनते इसके। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? नेक्स्ट नंबर पे आइएगा, चलिए आप, है ना? हाँ भैया आप आगे चलो, लिखो, किसी भी तरह का दबाव ना बनाया जाए, है ना? हाँ भाई लिखिएगा, HP सब मिलेगा। अब तो आप लिखो आगे, HP। हाँ भाई लिखिएगा, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फटाफट लिखिएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लिख लिया? बहुत बढ़िया। अब तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये जो स्यापे वापे लेना होता है इसमें बहुत टाइम लग जाता है आपके, कहीं ये रोना धोना है ना, इसमें ही चला जाएगा 10 से 15 सेकंड, ठीक है? फिर मैं साइलेंट। अब देखो, मैं लगातार पिछले 30-35 सेकंड अपने खराब कर लिए। अभी तक अपन HP की डेफिनेशन लिख लेते, आराम से लिख लेते ना। मैं अभी भी आपको समझाने 15 मिनट और लगा दूंगा, नहीं वो ज्यादा अच्छा है, आप बोलो तो डायरेक्ट चल। चलिए, है ना? समझदार हो यार आप लोग, बड़े हो चुके हो।
कुछ एक बच्चे अभी भी है ना, बता शरीर बढ़ गया उनका, ठीक है, आज बुद्धि बेचारी बच्चों वाली है। आप समझ जाओ कि आपके अड़ोस पड़ोस में बैठा होगा, मिल जाएगा, मिल गया ना। अच्छा लिखेगा अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय, मैंने कहा था ना शरीर बढ़ गया है, दिमाग अभी भी नहीं। और वो बहुत मिलेंगे ये ऐसे वाले आर्टिकल, मैंने बोला ना आपको। लिखेगा अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय, नहीं इतना भी नहीं खींचेंगे कि तार ही टूट गया पता नहीं वापस जुड़ा ही नहीं है। यहां से सीधा भगवा का वस्त्र धारण करे चला गया, आया ही नहीं। चले आगे। हाँ भाई लिखेगा अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय, अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ एपी, अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। आपकी जब चीखते चलाते हो ना, तब आपकी एनर्जी को देख के कहीं फील नहीं आती कि हल्का सा भी कहीं आप में अभी में और 4 बजे वाले तब के अंदर कोई फर्क है, ठीक है ना। वो है आप में वही एनर्जी दिखती है, जैसे ही आप बकवास कर रहे हो तो, लेकिन पढ़ाई की बात करते ही विरा सीरीज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज एचपी। लिख लिया भाई। हाँ भाई, जिन लोगों ने ये बात देख ली, ठीक है ना, तो उसके उनके लिए मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है ना। तो अपने लिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद है ना। इस बार हमारे लिए 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d डैश 1/a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे हम लोग इनको लिखते हैं एचपी को। एचपी में एक सबसे अच्छी बात क्या है, इसका सम ही डिफाइंड नहीं है, तो पूरा एक कम से कम 3 से 4 पेज का आर्टिकल ही खत्म हो गया फिर से, क्योंकि सम का फार्मूला ही नहीं है, ठीक है ना। जो निकालना है टीएन निकालो और उसके बाद में सीधा एचएम में चले जाओ, इतना फायदेमंद है। इसीलिए एचपी करते टाइम पे बहुत तेज चली जाती बात। लेकिन ध्यान रखना, एचपी के क्वेश्चंस का खुद का कोई वजूद नहीं है। आपको जब भी एचपी का क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एपी। बात का ध्यान रखते हुए कि जब आप एपी में बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो उसके डी को एचपी के डी से ना मिलाएं, क्योंकि एचपी में इंडिविजुअल कोई डी नाम की चीज नहीं है। एचपी में हर नंबर में जो एचपी में लिखा है ना, उनमें कोई डी नहीं है, उनका कोई सार्व अंतर नहीं है खुद का। लेकिन जब आप उन्हें पलटते हैं तो उनका डी बनता है। तो आप हर बार इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप 1/a प्लस डी बोलेंगे, 1/a प्लस डी नहीं बोलेंगे। नहीं आया समझ में? कई बार आपके मतलब मन में आएगा 1/a प्लस डी बोल दिया जाए, 1/a प्लस डी बोल दिया जाए, जबकि आपको बोलना चाहिए 1/a प्लस डी। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये इसमें इतना सा बस इकलौती किरकिराहट है, बस आपको उस जगह बचा के चलना है, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आंसर आने से पहले आपका पूरा कहानी खराब कर लोगे। तो याद रखना, अब पहली बात, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये nth टर्म। तो याद रखना, इसके लिए पॉइंट नंबर 3 में आ गया, Tn इज इक्वल टू 1/a प्लस n-1 इंटू डी, जनरल टर्म, ठीक है। सेकंड ये खुद है सीरीज, ठीक है ना। थर्ड ये आ जाएगा, लिखिएगा फटाफट से। ये तो बात मैंने बता तो दी, फिर भी आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, सम ऑफ एचपी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। सम ऑफ एचपी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है, लिखिएगा 7th and 12th टर्म ऑफ एचपी आर 1/10 and 1/49. Find 20th term. Find 20th term. देखिए साहब, 20th टर्म 1 मिनट में गा देंगे अपन। आपका काम है सबसे पहले, है ना, अपने मन से पूछ लीजिए 20th टर्म को पुकारें किस नाम से? T20। गुड। T20 का मतलब समझना। अब T20 तक ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। कैसे जाएंगे पहले आप ये समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनना। अगर पूरी सीरीज के अंदर देखा जाए, ये 7 टर्म एचपी का है, 1/10, तो एपी की नजर में T7 10 है। एपी की नजर में T7 माने a प्लस 6d। तो याद रखना, हम लोग बाकायदा ऊपर लिखते हैं इन एपी,
कहानी में एपी पहले समझेंगे, एपी से 20वां टर्म लाएंगे, उसको पलट के जवाब दे देंगे, T20 HP का आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अब देखिए T7 A+6D एंड दैट इज गिवन 10। बड़े ही ध्यान से सोचो, HP में जो 1/10 है वो AP में 10 है, सही है? तो AP का जो 7वां पद होगा, 7वां टर्म होगा, वो 10 है, A+6D। उसी प्रकार से HP में जो T12 होगा A+11D एंड दैट इज 49। इसको देखते ही समझ में आता है, सबसे पहले लेस कर दें अपन, लेस करते ही मेरे पास D आ जाए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा है ना सोच समझ के नहीं बनाया गया, ऐसे ही है, A से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5D एंड दैट इज इक्वल टू -39। इसका मतलब D इज इक्वल टू 39/5। अब मेरे पास D आ गया, थोड़ा सा अजीब सा D है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन गलत हैं, अपन बराबर है ना। D की वैल्यू 39/5 आ गई। अब ये D की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख दूं, D की वैल्यू जैसे मैं यहां रखूंगा मुझे पता चल जाएगा A+6 × 39, 240 में 6 कम, 234, 234 डिवाइड बाई 5 श्योर इज इक्वल टू कितना आ गया 49। इसमें रख दिया साहब, ठीक है, इज इक्वल टू 10। हाँ ना भाई, अच्छा हुआ टाइमली आ गया। A इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 234 डिवाइड बाई 5। क्या कहते हो आप, कितना आ जाएगा 184 माइनस का 184 डिवाइड बाई 5। A आ गया, सही है। अब आपके पास A और D दोनों हाजिर हैं, आपको चाहिए T20। T20 को नाम से पुकारा फार्मूले के, A+19D, A की जगह -184 डिवाइड बाई 5, सही है, प्लस में 19 इंटू D, ठीक है ना भाई, 741 डिवाइड बाई 5, सही है, 57, 557, सही है भाई, 557 डिवाइड बाई 5, ये T20 आ गया। अपने पास HP का ये काम बन गया। हाँ भाई, अब HP में बिल्कुल इन HP इज इक्वल टू कितना, T20 इज 5/557। हालांकि गौर से देखिए 1/10, 1/49, मैं कहीं भी 5/557 कहीं नहीं हटता, दूर दूर तक लगता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं एपी की सीरीज को समझना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रहेगा। हर बार ये कहानी पकड़ में आई है ना। 10 मिनट और ले लीजिए, एक से ना हाथ खड़ा कर दें आप, कितने लोग जो 10 मिनट और चला लेंगे। 10 मिनट चल जाएगा ना, 8:30 ही बजा लेते हैं और क्या है ना। हाँ भाई, क्योंकि है ना मैं जो कराऊंगा उसमें अपने पास में टाइटल हो जाएगा। हाँ, मैं टाइटल के नीचे आऊंगा ही नहीं, सीधे टाइटल ही टाइटल में हूं। रेडी, नेक्स्ट टाइटल में एक बात कीजिएगा, लिखेगा हार्मोनिक मीन, सही भाई। अगले टाइटल में लिखेगा हार्मोनिक मीन, ठीक है ना भाई, हार्मोनिक मीन। रेडी, अब अपने पास में सिर्फ एक टाइटल बचेगा, रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM। बस ये टाइटल खत्म होते फिर एक ही बचेगा, वो अपन अगले टर्म पे कर लेंगे। और जहां तक हो सकेगा अगले टर्म को भी सुन लो, वो पूरा कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइटल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, हार्मोनिक मीन में लिखिएगा। अब देखो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, है ना। 1HM, क्या याद आ गया आपको, एक हार्मोनिक मीन। अगर बाय द वे एक हार्मोनिक मीन टाइटल डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिल गया बिटवीन A एंड B, सही है। अगर बाय द वे नहीं, A और B, आराम से सोचो, बड़े ही ध्यान से सुनना, A और B के बीच में एक हार्मोनिक मीन, 1/A 1/B नहीं, A और B के बीच में एक हार्मोनिक मीन। पहला डायलॉग आने दो, नाम क्या है, H। अगर नाम H है तो इसका मतलब A, H और B किस में होंगे, HP में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल धैर्य के साथ चलो, A, H और B किस में होंगे, HP में। इसका मतलब 1/A, 1/H, 1/B, हर बात AP में ले जानी है वापिस, किस में होंगे, AP में। और AP में होने पर बीच वाले का डबल, 2/H इज इक्वल टू किनारे वालों का सम। क्या आपको ये बात पकड़ में आ गई? नहीं आया? और अगर ये वाली बात समझ में आ गई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छे बच्चे को ये चीज ज्यादा हिट होती है कि ये याद रखना है, कई बार कई क्वेश्चन में ये उठा के बचा के लेके जाएगा, ठीक है। एनीवे, फिर भी
अच्छा स्टूडेंट तो किसी भी रास्ते से निकल जाएगा। आप जरूर ध्यान रख लेना, एक तो ये याद रखना है, और दूसरी बात जिन्हें ये सॉल्व करना आता है वो जानता a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, और 2 को भी नीचे ले आया तो 2ab। h इज इक्वल टू में पलटने पर 2ab अपॉन, आप में से कई लोगों को हार्मोनिक मीन h का ये फार्मूला याद होगा, h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब ये आपको फंडा समझ में आ गया, ठीक है ना। अपने मन से देखो, आप ध्यान से सोचो, आपके मन से कितनी बार 2 या 3 बार आपने मेरे को टोक कर रोकने की सोची, 1/a h और 1/b, है ना, कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अब आप सिंसियरली समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, अगर बाय द वे सेकंड पॉइंट की बात करी जाए तो टाइटल आप में से कई लोगों को पता होगा, मैं लिखूंगा एन हार्मोनिक मीन। श्योर है भाई? अगले पॉइंट पे आते हैं। एन हार्मोनिक मीन ऑब्वियसली बिटवीन ए एंड बी, नाम से पुकारें, पूरी सीरीज बोलेंगे, ए कैपिटल H1 H2 H3 से लेकर के HN, और फिर कौन आएगा? B। लेकिन हमारा काम AP में बदल के चलेगा। अगर AP में बदला तो 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 से बढ़ते बढ़ते 1/HN, और फिर आएगा 1/B। ये सब किस में बदल गए? AP में। ये कौन है? HP। HP से किस में बदल गए भाई? AP में। अब बड़े धीरे धीरे फिर से सुनना, ये अगर AP में बदल गए तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये फर्स्ट आदमी, ये लास्ट आदमी के बीच में ये जितने भी बैठ गए वो AM बन गए। अब ये AM बन गए, यहां से यहां तक क्या बन गए? AM बन गए भाई। ये अगर ये AM बन गए, ठीक है ना भाई, तो AM बनते ही क्या हो गया? AM बनते ही हमारे पास में फंडा यूज हो गया। कौन सा वाला? D वाला। नहीं याद आया? अब ये जैसे AM बने, AM बनते ही तुरंत से दिमाग में आया D। D इज इक्वल टू होता है B माइनस A, तो B की जगह 1/B माइनस 1/A अपॉन n प्लस 1। क्या आप ये बात समझ गए? अगर आपको ये D का फंडा समझ में आ गया तो D के फंडे के समझ में आते ही, है ना। रुको रुको, इनका नाम भी सुधारते हैं। अब आप में सबको समझ में आ जाए, सर ये दिखे अगर AM तो AM जैसे दिखाओ, A1 A2 A3 से लेकर के AN, फिर कौन आया? 1/B। क्या आपको AM जैसे दिखे? अब आप में से कई लोगों को जिनको S3 की जरूरत पड़ेगी वो A3 ढूंढेगा, और A3 आते ही उसे पलटेगा ताकि वो S3 बनाए। नहीं आया समझ में? अगर मान लीजिए मुझे किसी को थर्ड हार्मोनिक मीन चाहिए, अगर थर्ड हार्मोनिक मीन चाहिए तो, ठीक है ना, थर्ड अर्थमेटिक मीन सोचो, तो फाइंड A3। सही भाई? A3 कितना होगा? A3 इज इक्वल टू होगा A प्लस 3D। A की जगह 1/A, बहुत ध्यान से खेलना है, प्लस 3D। अब देखो AP में 3D में यहां चल रहा है, नहीं तो H3 का नॉर्मल HP में होता 1/A प्लस 3D। बहुत बैलेंस खेलना है। कई बार मन में संशय पैदा होगा, बैलेंस खेलते रहोगे नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़। 1/A प्लस 3D, पहला टर्म 1/A प्लस 3D। अच्छा, 1/A की जगह 1/A, 3 की जगह 3 और D की जगह 1/A, तो इसको अगर मैं ढंग से लिख लेता हूं तो A माइनस B डिवाइड बाई AB इंटू n प्लस 1। श्योर है? ये आपका क्या आएगा? A3, और A3 आने के बाद इसे पलट देंगे। राइट है? हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3 फटाफट, बस अपन सिर्फ HM पूरा करके चलेंगे, ठीक है। अगला जिस भी दिन अपना बचेगा उस दिन खत्म करेंगे अब इसे, ठीक है। अगले बार फटाफट से लिखेगा, ठीक है। हाँ भाई, थर्ड, सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन, सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन, ठीक है। अच्छा, यहां क्या करते हैं ना हम लोग, सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन नहीं निकालते, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन निकालते हैं। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि हार्मोनिक मीन HP में होता और उनका सम डिफाइंड ही नहीं था, इसलिए हम सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन निकाल ही नहीं सकते थे। अगर ये निकाल लेते तो फिर पहले क्यों बोलते? इसका मतलब ये कि यहाँ पे कुछ और होता है। अब दोबारा सोचते हैं, AM होने पर सम पूछते हैं, GM होने पर प्रोडक्ट पूछते हैं, और HM होने पर उनके रेसिप्रोकल का सम पूछते हैं। सही है? अब देखिए साहब, इनका रेसिप्रोकल का सम 1/H1 1/H2 1/H3 एंड सो ऑन 1/HN। क्या आपको याद आया?
आप में सभी को ध्यान होगा इनका असली नाम A1 A2 से लेकर के AN था, याद आ गया? और आप में से किसी को याद हो तो सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन NA/2 या NA NA यही था ना भाई? अच्छा n तो ठीक है, आज के टाइम पे A, हाँ A का मतलब अर्थमेटिक मीन 1/A प्लस 1/B डिवाइड बाई 2, राइट है? अब रुक जाओ, फिर से एक बचा, फिर से यहाँ रुक गया सर। एक मिनट मैं यहीं से h में चला जाऊं? मैंने कहा चला जा सर। 1/A प्लस 1/B की जगह मैं लिख रहा हूं सर 2/h डिवाइड बाई 2। ये 2/h कहां से आया? यहां से। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर यहां से है तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, फाइनली क्या रह गया? n/h। तो याद रखना 1/h1 ये क्वेश्चन है अपने आप में, 1/h2 से बढ़ते बढ़ते कहां तक? 1/hn इज इक्वल टू में n/h। ये भी क्लिक है, सही है? हाँ भाई, अब अपना फोर्थ एंड द लास्ट टाइटल, सही है भाई? फोर्थ इज, ठीक है, रैंडम नंबर्स का हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ रैंडम नंबर्स। अब आपको ये याद दिला देता हूं, रैंडम नंबर्स हमारे लिए आज भी A1 A2 A3 से लेकर के AN है। अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया A, B इसका हार्मोनिक मीन बोलिए, तो मेरा जवाब होगा 2/1/A प्लस 1/B। अगर किसी ने पूछा A B C इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो आंसर होगा 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अगर किसी ने पूछ लिया A1 A2 A3 से लेकर के AN इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो आंसर होगा n डिवाइड बाय 1/A1 1/A2 से 1/AN। सही है? ये हार्मोनिक मीन, ठीक है? चलिए।